बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बार कंपनी लॉ को पढ़ रहे हैं और कंपनी लॉ में जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में भी एक व्यक्ति कंपनी को ही हमने डिस्कस किया। एक व्यक्ति कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों एवं छूटों पर चर्चा कर रहे हैं। एक व्यक्ति कंपनी को बहुव्यक्ति कंपनी की तुलना में कुछ विशेषाधिकार एवं छूटें प्राप्त हैं। यह मैं विद्यार्थियों को यह कहना चाहूँगा कि इस प्रश्न को पढ़ने से हमारे दो प्रश्न तैयार होते हैं। एक तो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सीधे सीधे कि एक व्यक्ति कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार, और दूसरा एक व्यक्ति कंपनी और बहुव्यक्ति कंपनी को के अंतर वाला प्रश्न भी तैयार हो जाता है। अब हमें यह देखना है कि एक व्यक्ति कंपनी को कौन सी छूटें प्राप्त हैं। एक व्यक्ति कंपनी को बहुव्यक्ति कंपनी की तुलना में कुछ छूटें प्राप्त हैं जो हम चर्चा में ले रहे हैं। पहला बिंदु अभिदाताओं की संख्या। यहाँ अभिदाताओं से तात्पर्य पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वालों की जानकारी से है। जो बहुव्यक्ति कंपनी है उनमें कम से कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं यदि कंपनी निजी कंपनी है, और यदि सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं, जबकि एक व्यक्ति कंपनी में एक ही सदस्य के हस्ताक्षर होते हैं क्योंकि कंपनी एक व्यक्ति वाली ही है। दूसरा बिंदु सदस्यों की न्यूनतम संख्या का जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल उसी तरह की बात कि एक व्यक्ति वाली कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या एक ही है, जबकि बहुव्यक्ति निजी कंपनी में 2 और सार्वजनिक कंपनी में 7 सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक व्यक्ति और 6 व्यक्तियों से छूट मिल गई। तीसरा बिंदु संचालकों की संख्या की बात है। एक व्यक्ति वाली कंपनी में एक ही सदस्य होता है, इसलिए वही उसका संचालक भी होता है, जबकि निजी कंपनी जो बहुव्यक्ति वाली है उसमें कम से कम 2 संचालक होने चाहिए और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने चाहिए। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 2 और 3 की तुलना में एक व्यक्ति के ही संचालक होने पर 2 और 1 व्यक्ति से छूट प्राप्त हो गई। जहाँ तक प्रथम संचालक का सवाल है, एक व्यक्ति वाली कंपनी में जो एक सदस्य है वही उसका प्रथम संचालक है तब तक जब तक कि वह विधिवत तरीके से अन्य संचालकों की नियुक्ति नहीं कर देता, जबकि बहुव्यक्ति कंपनियों में प्रथम संचालक वह व्यक्ति होते हैं जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यदि पार्षद अंतर नियमों में किसी नाम का उल्लेख नहीं है। पांचवें बिंदु के रूप में मैं चर्चा कर रहा हूँ संचालक मंडल की सभाएं। संचालक मंडल की जो मीटिंग्स हैं वो मीटिंग्स संचालकों द्वारा निजी कंपनी में आयोजित होती हैं, जबकि एक व्यक्ति वाली कंपनी में इसको सभाओं को आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह किए गए कार्य को अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित कर देता है तो वह मान्य है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि संचालक मंडल में संचालकों की सभाओं की आवश्यकता एक व्यक्ति वाली कंपनी में नहीं रहती। संचालक मंडल की सभाओं की संख्या का जहाँ तक सवाल है, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में प्रावधान है कि कम से कम वर्ष में 4 सभाएं
होना जरूरी है संचालकों की। निजी कंपनी में भी वही प्रावधान लागू होते हैं, जबकि एक व्यक्ति वाली कंपनी में 2 सभाएं आवश्यक होती हैं यदि सदस्य संख्या 2 या उससे अधिक होती है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि संचालक मंडल की सभाओं की संख्या में भी 2 संख्या से छूट मिल गई या विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। उसके पश्चात संचालक मंडल की सभाओं में गणपूर्ति अर्थात मिनिमम कोरम, और जो निजी कंपनी है उसमें कम से कम 2 और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 5 व्यक्तियों की उपस्थिति से संचालक सामान्य सभा की आवश्यकता होती है, जबकि एक व्यक्ति वाली कंपनी में संचालक मंडल की सभा में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात वार्षिक साधारण सभा। जहाँ तक वार्षिक साधारण सभा का प्रश्न है, निजी कंपनी एक व्यक्ति वाली जो है उसमें वार्षिक साधारण सभा की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह अकेला ही सदस्य है, जबकि निजी कंपनी में वार्षिक साधारण सभा जो बहुव्यक्ति वाली कंपनी है उसमें करना जरूरी होता है। साधारण सभा में संकल्पों का लागू होना। जहाँ तक एक व्यक्ति वाली कंपनी का प्रश्न है, इसमें जो भी विशेष प्रस्ताव से किए जाने वाले कार्य हैं या साधारण प्रस्ताव से किए जाने वाले कार्य हैं उस पर प्रावधान लागू नहीं होते, जबकि बहुव्यक्ति वाली कंपनियों में यह सभी प्रावधान लागू होते हैं। नकद प्रवाह विवरण का जहाँ तक सवाल है, निजी कंपनी जो बहुव्यक्ति वाली है उसमें जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको वित्तीय विवरण के साथ संलग्न करना होगा, उसका उल्लेख करना होगा, जबकि एक व्यक्ति वाली कंपनी में इसकी आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक वित्तीय विवरण के अनुमोदन का प्रश्न है, निजी कंपनी में जो बहुव्यक्ति वाली कंपनी है उसके वित्तीय विवरण को संचालक मंडल द्वारा रिकमेंड करने के बाद उसके अध्यक्ष द्वारा उसका अनुमोदन जरूरी होता है, या अध्यक्ष की ओर से जो नामांकित व्यक्ति होता है उसकी ओर से अनुमोदन आवश्यक होता है, जबकि एक व्यक्ति वाली कंपनी में इस प्रकार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उसके द्वारा किए गए कार्यों पर हस्ताक्षर करना ही पर्याप्त होता है। उसके पश्चात वित्तीय विवरण की स्वीकृति, वित्तीय विवरण फाइल करना। हाँ, इस बिंदु पर मैं चर्चा अवश्य करूँगा कि जो एक व्यक्ति वाली कंपनी है उसको वित्तीय विवरण रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल तो करना है, लेकिन वार्षिक साधारण सभा का जो समय है उसके 180 दिनों के भीतर वह उसको फाइल कर सकता है, लेकिन बहुव्यक्ति निजी कंपनी में वित्तीय विवरण को फाइल 30 दिनों के भीतर करना होता है। मेरे विचार से आप इन बिंदुओं को समझ गए होंगे। पूर्व की भांति मैं यही कहना चाहूँगा कि पुस्तक की सहायता से इस पर भी नोट्स बनाकर अपने प्रश्न को तैयार करें, और यहाँ एक ही प्रश्न नहीं अपितु 2 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। एक व्यक्ति वाली कंपनी और बहुव्यक्ति वाली कंपनी में अंतर भी तैयार हो रहा है, और एक व्यक्ति कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों एवं छूटों का उल्लेख भी मिल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।